हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं कि बीए 6 सेमेस्टर में आपको साइकोलॉजी में कितना पेपर पढ़ना है और क्या सिलेबस रहने वाला है आपका साइकोलॉजी का, वो भी हम जानेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में जानेंगे और प्लस में हम आज की इस क्लास में मेजर पेपर 10 साइकोलॉजी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो इसी वीडियो में आपको सिलेबस भी बताया जाएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी। लेकिन ध्यान देने वाला बात यहाँ ये है कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मेजर पेपर 10 का सिलेबस देखेंगे और इसी का ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। अगले वीडियो में हम मेजर पेपर 11 का सिलेबस बताएंगे और उसमें आपको मेजर पेपर 11 में जितना ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है वो चीज़ हम उसमें बताएंगे। तो एक एक वीडियो में एक एक सिलेबस और एक एक ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव करवाया जाएगा। तो इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे चले जाना है। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे कमेंट कर देना है, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो 6 सेमेस्टर में आपको कितना मेजर पेपर पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है साइकोलॉजी में मेजर पेपर 10, मेजर पेपर 11 और मेजर पेपर 12 पढ़ना है साइकोलॉजी में। अगर हम बात करें माइनर पेपर की तो माइनर पेपर 7 और माइनर पेपर 8 रहने वाला है। तो आज हम इसका सिलेबस देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेजर पेपर 10 में आपको क्या पढ़ना है। तो मेजर पेपर 10 में आपको पढ़ना है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के बारे में, मतलब कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में आपको मेजर पेपर 10 में पढ़ना है। इसमें भी कुछ यूनिट दिया गया है, जैसे कि यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आपको इसका परिचय पढ़ना है, इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, संज्ञानात्मक के बारे में आपको जानना है। तो इसमें भी कुछ सब टॉपिक दिया गया है, जैसे कि पॉइंट वाइज हम आपको यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो पहला पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है और इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें भी आपको अर्थ और प्रकृति के बारे में पढ़ लेना है। और आगे दिया गया है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के उपागम के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है अध्ययन की विधियाँ क्या है, वो आपको पढ़ना है। इसमें भी 2 टॉपिक दिया गया है, जैसे कि ये व्यवहारिक विधि और शारीरिक या जैव विधि के बारे में भी आपको अच्छे तरीके से जान लेना है। तो यूनिट 1 में आपको इतना पढ़ना था। अब हम बात करेंगे यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है प्रत्यक्षण एवं ध्यान के बारे में आपको पढ़ना है, यानी परसेप्शन एंड अटेंशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है आपको ध्यान के बारे में, ध्यान का क्या मतलब होता है, यानी अर्थ और इसका प्रकार और इसका ये चयनात्मक ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इसके बारे में प्रत्यक्षण के बारे में, इसका क्या मतलब होता है, इसका कुछ सिद्धांत है, प्रत्यक्षण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, ये भी आपको यूनिट 2 में ही पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है गहराई प्रत्यक्षण के बारे में। इसमें भी आपको मोनोकुलर और बाइनोकुलर के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट 2 में आपको बस इतना ही पढ़ना था, ये पूरा। एक मिनट, हाँ, यहाँ से यहाँ तक आपको यूनिट 2 में पढ़ना था। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की। यूनिट 3 में आपको चिंतन, समस्या समाधान एवं सृजनात्मक के बारे में पढ़ना है, मतलब थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी के बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिंतन के बारे में, चिंतन का क्या अर्थ है, इसकी प्रकृति, इसकी उपकरण और अभिसारी चिंतन के बारे में जानेंगे। उसके बाद अपसारी चिंतन के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या समाधान के बारे में आपको जानना है, इसका क्या अर्थ होता है और इसकी क्या रणनीति है, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रयास एवं त्रुटि विधि के बारे में पढ़ना है, एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद इसमें जो भी टॉपिक आगे दिया गया है, यानी समस्या के समाधान में बाधाएं, अंतर्दृष्टि, ह्यूरिस्टिक के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद एल्गोरिदम के बारे में पढ़ना है। तो आगे और भी इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है रीजनिंग के बारे में, यानी तर्क के बारे में, तर्क का क्या मतलब होता है, इंडक्टिव रीजनिंग,
डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में आपको भी इसी में पढ़ना है। फिर आप पढ़ेंगे क्रिएटिविटी के बारे में, यानी सृजनात्मक के बारे में। सृजनात्मक की क्या प्रकृति है, इसका क्या चरण है और इसको प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, इसके बारे में भी हम अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव वाले क्लास में जानेंगे। एक एक क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है स्मृति एवं विस्मरण के बारे में, यानी मेमोरी एंड फॉरगेटिंग के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है, मेजर पेपर 10 में ही। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मृति का अर्थ क्या होता है और स्मृति की पुनर्निर्माणात्मकता प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम स्मृति के कितने प्रकार होते हैं, LTM, STM, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ मेमोरी के बारे में, यानी स्मृति के क्या मॉडल है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये 3 टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है। आगे और भी दिया गया है, विस्मरण के बारे में आपको पढ़ना है। विस्मरण का अर्थ क्या होता है, प्रकृति क्या है और विस्मरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इसके बारे में आपको इसमें जानना है। तो मेजर पेपर 10 में 4 ही यूनिट आपको पढ़ना था। तो चारों यूनिट का हम हिंदी में आपको सिलेबस दिखा चुके हैं। अभी हम आपको इंग्लिश में दिखाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये है आपका मेजर पेपर 10 का सिलेबस। यहाँ देख सकते हैं आप कि मेजर पेपर 10 में आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। इसमें देख लीजिए कितना यूनिट है, 1 2 3 4 यूनिट आपको पढ़ना है। काफ़ी टॉपिक दिया गया है, अच्छे तरीके से हम समझेंगे एक एक चीज़ को। एक एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं अच्छे तरीके से। तो आप सभी को सारा क्लास अटेंड करना है, एक भी क्लास नहीं छोड़ना है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्लास जब एग्ज़ाम होने वाला रहता है तो उसके 10 दिन पहले या 2 दिन 4 दिन पहले आकर के कमेंट पे कमेंट करते, मैम ये करा दीजिए, मैम वो करा दीजिए। तो इतना जल्दी सब कुछ कराना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपको शुरुआत से ही पढ़ना होगा। शुरुआत से अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके भी तो अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। तो शुरू से आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम के 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक वीडियो देखना पड़ेगा, उस टाइम में आपको ओवरलोड हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि शुरू से पढ़ना है, हल्का हल्का करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। तो यह है आपका इंग्लिश में सिलेबस। अभी हम आगे आपको और दिखाते हैं। अगर हम बात करें आपकी चैप्टर्स की कि कितना चैप्टर दिया हुआ है आपके बुक में, तो टोटल 6 चैप्टर ही दिया गया है। तो 6 चैप्टर ही आपको पढ़ना है। 6 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका पूरा मेजर पेपर 10 कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको बुक देखना है या फिर बुक लेना है तो शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको बुक दिखा दिया जाएगा अच्छे तरीके से और सिलेबस भी दिखा दिया जाएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं, तो आप सभी को वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो हम बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट में क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले पूछा गया है कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की जड़ें निम्नांकित में से किन के योगदानों में नहीं मिलता है। यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया है। जो भी रहने वाला होगा वो सारा क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ऑप्शन भी रहेगा। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का कोशिश आप करेंगे। फिलहाल तो आप थ्योरी क्लास अटेंड नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कमेंट में इसका आंसर बताने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर, ऑप्शन नंबर डी। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कुछ ऐसे कूट संकेत उत्पन्न करते हैं जिसे लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो इस तरह के विचार पर सबसे अधिक बल किसने डाला था। तो ये आपको बताना है कि सबसे अधिक बल किसने डाला था। तो सही आंसर हो जाएगा ये निसर, ऑप्शन नंबर ए। अभी अगला सवाल पूछा गया है आपसे कि संबंधवादी उपागम में मानसिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैरेलल प्रोसेसिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि सूचना संसाधन उपागम संसाधन निम्नांकित में से किससे है।
इसका कहने का मतलब है, इसका सही आंसर हो जाएगा द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सूचना संसाधन उपागम निम्नलिखित में से किन पर बल नहीं डालता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमीडिएट गोल पे बल नहीं डालता है। यहाँ पे आपको सारा आंसर भी दे दिया गया है, आप अपना आंसर भी मिला लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में पूछा गया है आपसे पूछा गया है अवधान क्या है, मतलब व्हाट इज अटेंशन। तो अटेंशन क्या है? तो अटेंशन है आपका मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया है। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि अंतिम विश्लेषण के अनुसार अवधान क्या है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है कि अकॉर्डिंग टू फाइनल एनालिसिस व्हाट इज अटेंशन। ये यहाँ पर अटेंशन होगा, लेकिन ये यहाँ से हट करके यहाँ पे आ गया है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग ध्यान दे लेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटिवेशनल प्रोसेस। अगला सवाल है कि अवधान मन की कौन सी प्रक्रिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलेक्टिव है। अगला सवाल है कि रुचि एवं अवधान के संबंध में रुचि गुप्त ध्यान एवं अवधान सक्रिय रुचि है, ये कथन किसका था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकडगल, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि किसके अनुसार रुचि सक्रिय रूप में एक विन्यास है। तो ये किसका कहना था? तो सही आंसर हो जाएगा ड्रेबर का, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल है कि किस प्रकार के अवधान के अंतर्गत मनुष्य की जिज्ञासा रुचिकर हो जाती है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जन्मदाता माने जाते हैं। तो गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जन्मदाता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्दाइमर। अगला सवाल है कि मनुष्य की दोनों आंखों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.5 इंच की दूरी होती है। अगला सवाल है कि प्रत्यक्षीकरण वर्तमान पदार्थों का चिंतन है, ये किसका कथन था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है कि जब व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करता है तब अन्य संबंधित बातों की भूमिका क्या होती है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीकॉल। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब प्रत्यक्षीकरण झूठ, गलत अथवा त्रुटिपूर्ण होता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब परसेप्शन क्या होता है, गलत होता है, या फिर क्या होता है कि झूठा होता है या त्रुटिपूर्ण होता है, मतलब इसमें कुछ गलती होता है, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रम, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि प्रत्यक्ष ज्ञान का आधार कौन सा ज्ञान है, मतलब व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज द बेसिस ऑफ परसेप्चुअल नॉलेज। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ और क्वेश्चन है, विचार को प्राणी के वातावरण के प्रति समायोजन कहा जाता है, ये कथन किसका था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि चिंतन ज्ञानात्मक रूप से एक मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन की ये परिभाषा किसने दी थी। तो ये बात किसने कही थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार के चिंतन में प्रत्यक्ष अनुभव का अभाव रहता है, मतलब इन विच टाइप ऑफ थिंकिंग इज देयर एन एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन विच ईयर डिड एड्रियाज डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। एड्रियाज ने किस सन में समस्या समाधान के घटकों का वर्णन किया था। आपको बताना है कि कौन से साल में
किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1960 में। तर्कना चिंतन का वह स्वरूप है जिसकी पूरी अभिव्यक्ति तर्कना समस्त रूप में होती है, ये कथन किसका है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि मनुष्य किसी विशेष घटना के आधार पर किसी सामान्य सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, ये नियम किस तर्क के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि चिंतन क्रिया में प्रयास और भूल प्रणाली तथा अंतर्रुझाई दोनों ही सहायक है, ये विचार किसके हैं? मतलब इन द थिंकिंग प्रोसेस बोथ ट्रायल एंड एरर मेथड आर इनसाइट आर हेल्पफुल, हुज आइडिया इज दिस? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर से पूछा गया है स्मृति व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह पहले सीखी हुई प्रक्रियाओं से सूचना एकत्रित करता है, ये कथन किसका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार स्मृति का मॉडल प्रवाह चार्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं के चिन्हों को मस्तिष्क में प्रदर्शित होने को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है मनुष्य को केंद्रीय स्नायुमंडल किस प्रकार कार्य करता है? मनुष्य का केंद्रीय स्नायुमंडल किस प्रकार कार्य करता है, मतलब नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मेमोरी इन ऑडिटरी सेंसरी मेमोरी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है अगला चैप्टर से पृष्ठवेन्मुख बाधा का अध्ययन सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि जो कुछ सीखा गया है उसे धारण न कर सकना ही विस्मरण है, ये कथन किसका कहना था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि जो कुछ अप्रिय है उसे स्मृति से दूर करने की प्रकृति ही भूलना है, ये कथन किसका था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि पुनः स्मरण पूर्णतः पुनरुत्पादक होता है, ये कथन किसका था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो टोटल 6 चैप्टर था आपका मेजर पेपर 10 साइकोलॉजी में। तो मेजर पेपर 10 साइकोलॉजी में जितना भी चैप्टर दिया गया था सारा ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिया गया है। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ और क्लास को पूरा अंत तक देखना है। बाकी क्लास का जो भी अपडेट हो, जो भी PDF चाहिए आपको टेलीग्राम पे, इंस्टा पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर के अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत हो तो। बाकी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में सारा क्लास मिल जाएगा। धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का क्लास अपलोड कर दिया जाएगा। अपना सब्जेक्ट कमेंट कर देना है। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।